हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की इस न्यू क्लास में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल के बारे में, यानी गुणज के बारे में। गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल कैसे निकालते हैं, इनके क्या क्या पॉइंट्स है, ये सब चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल, कि 21 से कैसे कटेगा। जितना नियम हम लोग पढ़े थे वो तो ठीक था, ओके, लेकिन बाकी अदर नंबर से कैसे कटते हैं वो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। जैसे 21 से, 88 से, 27 से, 12 से कैसे पता करें कि बाकी नंबर कटेंगे या नहीं, देख करके। समझ में आ गया? तो आज की क्लास में ये दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान से, फुल फोकस के साथ पेन और कॉपी लेकर के इस क्लास में जुड़ जाना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि गुणज क्या होता है, यानी मल्टीपल्स किसको बोलते हैं और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, इधर ये गुणज लिखा हुआ है हिंदी में। हिंदी को पहले समझना है गुणज क्या लिखा है। देखो ये गुणज लिखा हुआ है ना, जरा ध्यान से देखना, है ना। अभी शब्द पे मैं क्यों जा रहा हूँ, जरा ध्यान देना, क्योंकि इस शब्द में ही आपको गुणज पूरा क्लियर हो जाएगा, इस नाम में ही, ओके। अगर आज तक ये नहीं पता था तो आज पता हो जाएगा, ठीक है। देखो गुणज को जरा दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं हम। क्या? गुणा तोड़ सकते हैं प्लस ज का मतलब होता है, ज तोड़ सकते ना। ज का हिंदी में अगर पढ़ते हो आप तो पता होगा, ज का मतलब होता है जन्म होना। क्या होता है? जन्म, जब किसी चीज का जन्म हो। और ये गुणा, यानी किसी भी संख्या का जब हम गुणज निकालेंगे ना, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि गुणा करके उसका जन्म होना चाहिए। जिस भी संख्या का जन्म गुणा करके होगा ना, उसी को बोलते हैं गुणज। बोलो, पता था ये बात? अगर पता था तो अच्छी बात है, ठीक है। देखो जैसे एक का हम गुणज लिख रहे हैं, तो एक में एक से गुणा करेंगे, जरा ध्यान देना। एक का गुणज हम लिख रहे हैं ना, एक में एक से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? एक मिलेगा। एक में दो से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? दो मिलेगा। यानी एक का जिसका गुणज हमें निकालना है ना, इसी में किसी संख्या से हम गुणा करके ही गुणज को प्राप्त करेंगे। बताओ, क्लियर हुआ गुणज के बारे में? इंग्लिश में बहुत आसान है, मल्टीपल, यानी मल्टीप्लाई करके, यानी मल्टीप्लाई करके जो हमें नंबर मिलेगा ना, वही उसका गुणज हो जाएगा। जैसे देखो किसी भी संख्या का मान लो, यहां बस ध्यान रखना, किसी भी संख्या का मान लो n है, n का आपको गुणज निकालना है, ठीक है। तो जब n का गुणज निकालना है, n मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। जब n का गुणज निकालना है ना, तो यहां पर किसी भी संख्या से गुणा करो, और जो यहां आएगा, ये जो आएगा यहां नंबर, वही क्या होगा? आपका गुणज होता है। बोलो, और ये गुणज होगा किसका? इस n वाले नंबर का। बताओ, क्लियर हुआ? जैसे अगर यहां आप एक रखते हो तो क्या आ जाएगा? एक मतलब n आ जाएगा। यानी यहाँ पे दो रखते हो, यानी n के जगह पे कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4, जैसे मैंने ये लिया हुआ है ना। जिसका भी गुणज निकालना है, जो रखोगे यहाँ जो आएगा वही क्या होगा? गुणज, यानी गुणा करने पर है। बताओ, गुणज के बारे में क्लियर हो गया? अब आते हैं ये एग्जाम्पल पे। आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे ना। जैसे मैंने 1 का गुणज लिखा है, 2 का गुणज लिखा हुआ है, 3 का भी, 4 का भी। ये क्यों मैंने लिखा है, जरा ध्यान से सुनना इस बात को, इससे आपका पॉइंट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को फुल ध्यान से देखना, ओके। पहला एग्जांपल देखो, 1 का गुणज। 1 का गुणज मैंने जब लिखा तो क्या लिखा है? 1 2 3 4। अच्छा, कुछ सबके गुणज में कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? सबके गुणज में आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? क्या नजर आ रहा है? देखो आपको पता चलेगा कि 1 का जब हम गुणज लिख रहे हैं तो पहाड़ा लिख रहे हैं, 1 का पहाड़ा टेबल। 2 का जब हम लिख रहे हैं तो 2 का भी टेबल लिख रहे हैं, यानी पहाड़ा लिख रहे हैं। देखो 2 2 दूनी 4, 2 3 6। अच्छा, इंग्लिश में देखो 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, ऐसे ही होता है, ठीक है। 3 का गुणज भी ये, 4 का गुणज में भी 4 का पहाड़ा। लेकिन सवाल ये है ना कि पहाड़े टेबल तो 10 तक याद करते हो, मतलब 10 तक ही जाता है, 2 दहा में 20, बस इसके आगे नहीं जाते हो। लेकिन इसमें मैंने लिखा है अनंत तक, देखो इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये है जो 4 पॉइंट है यहीं से क्लियर होंगे। देखो 1 का गुणज, पहला पॉइंट नोट करना है ना, नोट नहीं करना है, आपको पीडीएफ में मिलेगा, मतलब दिमाग में नोट करना है, ठीक है। देखो 1 का गुणज होता है ना सभी संख्याएं। 1 का गुणज सभी संख्याएं होती है। मेरी बात ध्यान सुनना, 1 का गुणज सभी संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत? ओके। 2 का गुणज 2 4 6 8 10 12 14 होता है, कोई दिक्कत? तो पहला पॉइंट क्या है कि 1 का गुणज सभी संख्या 1 का गुणज होती है, सभी संख्याएं होती है, ठीक है ना, सभी संख्या।
ठीक है, होती है। ये लिखा हुआ मिलेगा इसलिए ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना, बस समझना है। मतलब पहले एग्जांपल से आपको क्या क्लियर हुआ कि एक का जब हम गुणज निकालेंगे ना तो सभी संख्याएं आ जाएंगी। इसका मतलब है कि जितनी भी संख्याएं एक से होती हैं, एक से लेकर अनंत तक, वो सभी संख्याओं का गुणज एक होता है। मतलब ये सॉरी, वो सभी संख्याएं एक की गुणज होती है। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि देखो ये संख्या अनंत तक गई है, इसका मतलब इसका कोई सीमा नहीं है। मैं पूछूं आपसे कि बताओ एक के गुणज कितने हैं, आप गिन लोगे क्या? मैं पूछूं आपसे दो के गुणज कितने आए हैं, जैसे फैक्टर हम लोग इससे पहले वाली क्लास में सीखे थे ना, फैक्टर वाला। तो जो उसमें फैक्टर में क्या था कि फैक्टर में हम लोग गिन लेते थे कि 4 फैक्टर आए हैं, 5 फैक्टर आए हैं, मतलब गुणखंड जब सीख रहे थे। तो इसमें बताओ क्या गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते। इसका मतलब है ना कि जो गुणज होते हैं ना, मतलब जो गुणजों की संख्या होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है कि नहीं फिक्स होता है? नहीं फिक्स होता है, यानी अनंत होती है। गुणज की संख्या, किसी संख्या की गुणज की संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है। अनिश्चित या अनंत बोल दो, है ना, अनंत भी बोल सकते हो, अनिश्चित होती है। यानी हम गिन नहीं सकते हैं। गिन सकते हैं क्या? नहीं। किसी भी संख्या का निकालने जाओगे गुणज तो अनंत आएगा, हम गिन नहीं सकते हैं। बताओ क्लियर हो रहा है इतनी बातें? बहुत आसान तरीके से, ज्यादा हार्ड तो नहीं हो रहा है, आराम से बता देना। ठीक है, कहीं डाउट भी होगा तो बिल्कुल आराम से बताना। ओके, देखो उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट इसी में देखो क्या तीसरा पॉइंट है, क्या सीखने को मिलेगा। एक पॉइंट तो हम सीख लेंगे, एक मतलब सभी संख्या एक का गुणज होती है। एक सीखे कि जो गुणजों की संख्या होती है वो अनंत होती है, हम गिन नहीं सकते। दूसरा देखो कि जरा एक का गुणज देखो, 1 2 ऐसे स्टार्ट हुआ है। 2 का गुणज देखो, 2 4 ऐसे स्टार्ट हुआ है। जरा सबके गुणज देखो, क्या एक का गुणज लिखे हो तो एक से छोटा कोई नंबर आया है? नहीं आया है। 2 का गुणज देखो, क्या 2 से कोई छोटा आया है? अब पता होगा आपके मन में कोई डाउट चल रहा है, वो भी क्लियर करूंगा जरा आराम से। 2 का गुणज चल रहा है, मतलब कि एक में जब हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 भी तो गुणज होना चाहिए एक का, वो क्यों नहीं? ठीक है, आप लोग सर्च करना इसको। ठीक है, थोड़ा अपने लिए भी तो रखो। चलो यहां समझते हैं हम, अभी नहीं, अभी ध्यान इधर रखो। देखो 3 का गुणज क्या है? 3 6 9 12। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आपको पता चलेगा कि जब हम गुणज लिख रहे हैं ना तो सभी या तो संख्या के बराबर गुणज आ रहा है या संख्या से बड़ी आ रही है, छोटी तो नहीं आ रही। समझ में आया? इसका मतलब तीसरा पॉइंट ये है कि जो गुणज होते हैं ना, गुणज, जब आप गुणज निकालोगे किसी भी संख्या का तो जो गुणज होंगे वो या तो संख्या के बराबर आएगा या तो संख्या के बराबर। बराबर मतलब क्या? वो खुद संख्या हो जाएगा, या संख्या से बड़ा, संख्या से बड़ा। अच्छा, गुणखंड में क्या था? गुणखंड में क्या होता था? या तो संख्या, गुणखंड में जब हम गुणखंड निकालते थे तो या तो संख्या के बराबर होता था या संख्या से छोटी। गुणखंड क्या कैसे होते थे? या तो संख्या से छोटी या संख्या के बराबर। ठीक है, लेकिन गुणज में क्या होता है? उल्टा होता है। संख्या के बराबर तो दोनों में होगा, लेकिन इसमें संख्या से बड़ी होती है, छोटी नहीं होगी कोई भी गुणज। ठीक है, अच्छा चौथा नंबर, यही इसी प्रॉपर्टी को सही करने के लिए वो 0 वाला गलती हो जाता है, बट कोई बात नहीं। देखो 4 का गुणज, क्या 4 का गुणज, 4 का भी गुणज देखो, 4 है, 8 है, 12 है, सभी बड़ी आई है और खुद 4 भी है। अच्छा, एक और चीज देखो, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा? देखो 1 का गुणज क्या स्वयं 1 है? 1 का गुणज क्या स्वयं 1 है? ओके। 2 का गुणज क्या स्वयं 2 है, खुद 2 है? हाँ। 3 का गुणज क्या खुद 3 है? हाँ। 4 का गुणज खुद 4 है? हाँ। इसका मतलब किसी भी संख्या का जो गुणज है ना, मतलब कोई भी संख्या खुद की, स्वयं की, सभी संख्याएं खुद की, मतलब स्वयं की, स्वयं मतलब इटसेल्फ, इंग्लिश में बोलते हैं इटसेल्फ, स्वयं की क्या होती है? गुणज होती है, स्वयं की गुणज होती है। राइटिंग पर मत जाना, ठीक है? कॉपी पर मेरी राइटिंग ठीक ठाक है, ऐसा नहीं, ठीक है? चलो देख लो इधर, सभी संख्याएं स्वयं की क्या होती है? गुणज होती है। सभी संख्या क्या होती है? स्वयं की गुणज होती है। ओके, तो देखो ये हो गया आपके सामने गुणज। ओके, आई होप आपको गुणज के बारे में सब क्लियर होगा। अच्छा बताओ, निकाल लोगे कि नहीं गुणज? निकाल लोगे ना? तो आओ अब देखते हैं कि गुणज किस सवाल, मतलब एक दो सवाल किस तरह का, 2 सवाल है किस तरह का पूछता है और उसमें डाउट क्या होते हैं। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन तो हम बहुत सारा करेंगे प्रैक्टिस सेट में, ठीक है? लेकिन 2 क्वेश्चन मैंने अपने बोर्ड पर लाया है जिससे कि आपका कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जरा ध्यान देना। पूछा है 8 के चौथा गुणज बताओ। 8 का चौथा गुणज, 8 का चौथा गुणज आपको बताना है। और नीचे वाले क्वेश्चन में 8 के प्रथम 4 गुणज। देखो इस तरह का आपको डाउट होगा, इंग्लिश में
फोर्थ मल्टीपल इसमें बताना है और इसमें 4 मल्टीपल्स बताने हैं, प्रथम फर्स्ट 4 मल्टीपल्स। इन दोनों में दिक्कत आपको क्या होगी कि आप क्या करोगे कि जैसे इसका 8 का चौथा गुणज कितने लोग ऐसे लिख देंगे 8, 16, 24, 32, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, यही मैं क्लियर करने आया हूं, जरा ध्यान से सुनना। जब भी पहला गुणज, दूसरा गुणज, तीसरा गुणज, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां ऐसा करके पूछेगा ना गुणज, यानी पहले क्वेश्चन जैसा पूछा है उस तरीके से, तो आपको क्या करना है, आपको सब नहीं लिखना है, बस आपको चौथा पूछे तो आप कुछ नहीं करना है, 8 का लिखना है ना, 8 का गुणज, तो चौथा पूछेगा तो 8 में किससे गुणा करा देना है, 4 से, चौथा मैंने 4 तो 32 आ जाएगा, बस यही आपका आंसर होगा। बताओ क्लियर हुआ। जैसे मैं पूछता हूं आपसे 8 का 5वां गुणज बताओ, 5 गुणज नहीं बताने हैं, 8 के 5वां गुणज बताओ, तो 5वां माने क्या, 8 में 5 से गुणा करो, 8 में 5 से गुणा और 40 आ जाएगा, यानी केवल 40 आंसर होगा। ऐसा नहीं करना कि 5 गुणज लिख देना है शुरू से लेकर अंत तक 5 तक, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट 8 के प्रथम 4 गुणज, अब इसमें तो चौथा पूछा था, इसमें 4, अब जब इसमें 4 गुणज पूछ दिया है तो आपको शुरू से लिखना होगा। जैसे 8 के 4 गुणज लिखने हैं ना, तो क्या क्या हो जाएगा बताओ, एक तो 8 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 24 होगा, उसके बाद 32 होगा, ठीक है। इससे ज्यादा भी नहीं लिखना है, इससे कम भी नहीं लिखना है। तो जब भी ऐसे पूछे क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही करना है, यानी आप बताओ खुद कि 8 के प्रथम 2 गुणज बताओ, 8 के प्रथम 2 गुणज बताओ, क्या आंसर कर रहे हो जल्दी से बताओ। 8 के प्रथम 2 गुणज, आपका क्या जवाब आएगा, 8 के प्रथम 2 गुणज लिखे हैं, 2 गुणज पूछे हैं ना, दूसरा तो नहीं पूछे हैं, तो एक 8 हो जाएगा, एक 16 हो जाएगा। बताओ यही आंसर किए थे। अब मैं आपसे पूछता हूं 8 का दूसरा गुणज बताओ, 8 का दूसरा, तो जब केवल मैं दूसरा पूछ दिया तो 8 में केवल 2 से गुणा कराओ, केवल आंसर 16 होगा। बताओ ये बात क्लियर हुआ, ये डाउट क्लियर हुआ। मतलब इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है बहुत बढ़िया से, इसके भी हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कोशिश रहेगी यही कि बोर्ड पर लाने की, ओके। तो बताओ गुणज आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता का नियम, और देखते हैं कि सभी चीजें उसमें सभी नंबर से बाकी नंबर से कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं विभाज्यता का नियम और देखते हैं कि किसी भी संख्या से हम कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा है। जितने भी हम नियम पढ़े थे वो तो ठीक है, उसको देखकर हम पता कर सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछते कि 12 से कैसे पता करें, जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूं नॉर्मल सा, आप बताओ कि 8 और 2 288 है ये, ठीक। क्या ये 12 से कटेगा? आपका आंसर आएगा, सोचोगे कि मतलब कैसे हो गया, 12 से तो डिवाइड ही देना पड़ेगा, क्योंकि 12 से तो कोई नियम पढ़े भी नहीं हो, ओके। तो अब 12 से हम कैसे चेक करेंगे, और मैं सब नहीं बताऊंगा, 1 2 समझ जाओगे आप, तो सारे नंबर पे यही लगेगा, ठीक है। देखो कैसे, जैसे इसको 12 से देखना है ना कटेगा कि नहीं, यही देखना है, ओके, बिना डिवाइड दिए, ठीक है। आप पहले जितना डिविजिबिलिटी रूल हो चुका है, मतलब विभाज्यता का नियम जितना क्लास हो चुका है, आप वो लिए हो तो आप अच्छे से ये चीजें समझ जाओगे, मैं ये गारंटी देता हूं, ठीक है। देखो आज 12 जो है ना, ओके, सह अभाज्य संख्या जानते हो क्या, को प्राइम नंबर, बता दो। सह अभाज्य संख्या पता है क्या? इस 12 को 2 ऐसे संख्याओं में तोड़ना है, 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ो जो खुद में सह अभाज्य हो, मतलब उसको बोलते हैं सह अभाज्य, जिनके बीच कॉमन फैक्टर यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसके अलावा कोई ना हो। जैसे 3 और 5 क्या है, सह अभाज्य है, इनके बीच कॉमन केवल 1 होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। 6 और 9 ये सह अभाज्य नहीं है, क्योंकि इनके बीच कॉमन फैक्टर 1 के अलावा 3 भी है ना, तो इस सहअभाज्य नहीं कहा जाएगा, इसे बोलते हैं सहअभाज्य, इसको बोलेंगे सहअभाज्य, ये नहीं है। यानी ऐसी 2 संख्या जिनके बीच कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो केवल। तो 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ। 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, आप कहोगे 6 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। तो देखो 6 गुणे 2 तो लिख लेंगे, लेकिन 6 और 2 में 2 भी कॉमन मिला, 1 भी, यानी ये सहअभाज्य तो नहीं हुआ। तो ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है ना जिनके बीच कॉमन फैक्टर 1 हो। अब 4 और 3 के बीच कॉमन क्या है बताओ, 1 ही है ना, 1 के अलावा कोई और है क्या, नहीं है। इसका मतलब 12 को कैसे तोड़ेंगे, 4 और 3 में। अब आप हर नंबर से सीख चुके हो कि कैसे कटेगा। देखो बस आपको पता है 4 का नियम, तो 4 से देखो ये कटता है कि नहीं। लास्ट का 2 नंबर देखेंगे तो हाँ 4 से ये कट जाएगा, मतलब आपको कैसे दिखना है, 4 से कट गया।
उसके बाद 3 से देख लो कटता है कि नहीं, 8 8 16, 16 2 18, 18 3 से कटता है यानी 3 से भी कट गया। ठीक है, यानी जब ये दोनों से कट जाएगा ना तो ये संख्या 12 से भी क्या होगा, लास्ट में कट जाएगा 12 से पूरा। बताओ इतनी बात क्लियर हुआ 12 से कटने का नियम। 12 से नहीं बल्कि सब से यही लगाएंगे, सब पे यही रूल लगाएंगे। पहले क्या करेंगे, जिस भी नंबर से हमें चेक करना है उसके दो फैक्टर मतलब दो ऐसे हिस्सों में तोड़ेंगे जिनमें कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन फैक्टर क्या हो, एक हो, यानी सह अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। ये दोनों सह अभाज्य है ना, ठीक है, इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर एक है। तो जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ आप कि 88 का मतलब 88 को अभी तोड़ो ऐसे दो हिस्सों में जिनके बीच कॉमन फैक्टर केवल एक हो, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो। तो आप क्या किस में तोड़ोगे, क्योंकि 88 को तो कई तरह से लिख सकते हैं, 22 गुणे 4 लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि नहीं, मान लो इसको लिख सकते हो और लिख सकते हो 11 गुणे 8 लिख सकते हो, बहुत तरह से लिख सकते हो। तो बताओ इसमें से किस में कौन सा टूटेगा बढ़िया से, आपका आंसर रहेगा 11 गुणे 8, क्योंकि 11 और 8 ऐसी दो संख्या हैं जिनके बीच कॉमन फैक्टर केवल एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। यानी जब भी आपको 88 का नियम देखना होगा कि 88 से कटेगा कि नहीं कोई नंबर, तो आप केवल देखना 11 से कट रहा है कि नहीं और 8 से कट रहा है कि नहीं। अगर 11 और 8 दोनों से कट रहा है इसका मतलब 88 से यानी 88 से भी वो नंबर कट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा, ये 12 से कटेगा ना, ठीक है, एक एग्जांपल सिंपल सा ले लो। मैंने पूछा आपसे, आप बता दो 178, ये बताओ क्या ये 88 से कटेगा कि नहीं, बस इतना बता दो। ये 88 से कटेगा या नहीं, बस इतना बता दो। आपका जवाब क्या आएगा कि देखो या 176 ले लो, क्या ले लो 176, ओके। चलो ये बताओ 88 से कटेगा कि नहीं, 88 से बताओ। तो कैसे चेक करोगे, ये देखो आप कि 8 से कट रहा है कि नहीं, ये देखो आप 11 से कट रहा है कि नहीं, क्योंकि 88 का क्या होता है अलग अलग दो नंबर में जब तोड़ोगे तो 11 और 8 में टूटेगा। तो आपका जवाब आएगा कि हाँ 8 से तो देखने के लिए डिवाइड ही देना पड़ेगा क्योंकि तीन संख्या देखते हैं। 8 दूनी 16 एक बचेगा, 8 दूनी 16 एक बचेगा, फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, आपको तो पता है ऐसे डिवाइड, यानी 8 से कट जाएगा। 11 से भी करोगे तो 11 से भी कट जाएगा। 11 से कैसे चेक करते हैं पता है ना, एक को लो एक को छोड़ो, एक को छोड़ के लो 7, 1 और 6 कितना होगा 7 और बीच वाला 7 घटाओ 0 आएगा, 0 11 से कटता है, इसका मतलब ये पूरा भी 11 से कटेगा। नियम जो अगर आपको नहीं पता है तो आप जाओ पिछली क्लासेस लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोप्राइम नंबर, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं और फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड, सब कुछ क्लियर हो, डिविजिबिलिटी रूल सब क्लियर हो जाएगा। ओके, पूरा बेसिक से क्लासेज हो रही है। तो देखो ये दोनों से कट गया, इसका मतलब ये 88 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 88 पूरा कट जाएगा। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं तो आपको अगर ऐसा पता होगा तो ये आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आएंगे उस लेवल पे भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब जितने क्वेश्चन होते हैं उस तरीके सब कुछ हम सीखेंगे, सब करेंगे, बस अभी बेसिक चल रहा है। ओके, आई होप आपको किसी भी नंबर से विभाज्यता का नियम क्लियर हो जाएगा, मतलब आप निकाल लोगे। जैसे आप मान लो एक और ले लो, जैसे मैं आपसे जस्ट पूछ देता हूं ताकि आपको पता है कि नहीं, देखो आप सीखो कि नहीं, एक बस बता दो आप मुझे। जैसे आप बता दो कि 3064, आप बस इसको बता दो ना कि ये जो नंबर है, एक और ले लेता है, क्या बोलते हैं, बड़ा ले लेते हैं 5 ले लो, ठीक। ये बता दो ये नंबर 36 यानी 36 से कटेगा कि नहीं, बस इतना बता दो। ये नंबर बता दो आप कि 36 से कटता है या नहीं, 36 से यानी 36 से डिवाइड होगा या नहीं, बस इतना बता दो। क्या आएगा आपका आंसर कि क्या 36 का नियम नहीं जानते हो, अरे सब सीख गए हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। 36 का क्या करोगे बता दो जल्दी से, 36 का क्या करोगे, दो हिस्सों में इसको तोड़ोगे पहले। कौन कौन, 6 गुणा 6 नहीं, ऐसे दो हिस्सों में, ऐसे दो संख्याओं में जिनमें कॉमन फैक्टर एक हो, जैसे 9 गुणे 4। देखो पहाड़ा याद होना बहुत जरूरी है, और ऐसा नहीं कि पहाड़े सुनाना आना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जिसको आता है पहाड़ा सुनाना बिल्कुल उससे कुछ नहीं होने वाला, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 16 चौका कितना होता है, 16 सत्ते कितना होता है, 16 आठे कितना होता है, ये पता होना चाहिए, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में, कैसे भी लर्न रखो, ठीक है। 19 नवा 19 साते ऐसे डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो 9 चौका कितना होता है, 36 होता है, यानी इसको 9 और 4 में तोड़ सकते हैं। क्या इन दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ और है एक के अलावा, नहीं ना, ठीक है। अब बस आपको देखना है कि जो बड़ी संख्या है ना वो 9 से कटनी चाहिए और 4 से कटनी चाहिए। तो आपका जवाब आएगा कि ये
पहले 4 से देख लेते हैं। 4 से देखने के लिए लास्ट का 2 नंबर देखते हैं। 64, 16 चौका 64। देखो अभी आ गया ना 16 चौका 64, यानी 16 चौका 64, 16 बार में कट जाएगा तो 4 से तो कटता है ये पूरी संख्या किससे कटेगी? 4 से। चलो सही, दोनों से कटनी चाहिए, याद रखना। 9 से देखते हैं, जोड़ के देखते हैं 9 से ना, तो 6 और 5, 6 3 9, देखो ये 6 और 3 9 कट गया इसको, और 5 और 4 9 ये भी कट गया। बताया ना एक तरीका। तो देखो ये 9 से भी कट गया। अब जब 9 और 4 दोनों से कट गया ना, तो डेफिनेटली ये किससे कट जाएगा? 36 से डिवाइड हो जाएगा, 36 से कट जाएगा। आप डिवाइड देकर चेक कर लेना। मैंने ऐसे ही नंबर ले लिया, मुझे पता भी नहीं था ये कटेगा कि नहीं, लेकिन आप डिवाइड देकर चेक कर लेना कि इससे ये कट जाएगा 36 से। बताओ इतनी बात क्लियर हुआ? तो आई होप अब आपको डिविजिबिलिटी हो, यानी यहाँ पर विभाज्यता का नियम पूरा क्लियर हो जाता है। आगे आने वाली क्लास में हम लोग HCF और LCF उसके भी खतरनाक तरीके, मतलब बिल्कुल नेम से बेसिक से हर तरीके से सीखेंगे, और शॉर्ट तरीके से भी सीखेंगे कि HCF कैसे निकालेंगे जल्दी में, और LCM भी अच्छे तरीके से जल्दी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले बेसिक कंसेप्ट सब कुछ के साथ। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, है ना। क्लास थोड़ी बड़ी हो गई होगी, इसलिए आगे के टॉपिक्स आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आपका कमेंट मतलब आपका जो रिप्लाई होता है, आप जो बताते हो, उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ मैंने अच्छे से आपको समझाया है। ओके, और मेरी ऐसे ही बेहतरीन तैयारी, मतलब बेहतरीन तरीके से सिखाने का पूरा जिम्मेदारी रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।